आदाब, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट मोहम्मद अनस सिद्दीकी। खैर मकदम है आप सभी का वॉइस ऑफ पॉलिटिक्स में। आप देख रहे हैं हमारा ख़ास प्रोग्राम जिसका नाम है देश के फरिश्ते। जी हाँ, देश के फरिश्ते में हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो ज़िंदगी देने का काम करते हैं, यानी कोई किसी की जान बचाता है तो वो किसी फरिश्ते से कम नहीं होता। किसी की मुसीबत में आकर के अगर मददगार साबित हो जाता है तो वो भी किसी फरिश्ते से कम नहीं होता है। ऐसी ही शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं मूलचंद हॉस्पिटल में न्यूरो सर्जन आशा बख्शी। हम आशा बख्शी से बात करेंगे कोरोना को लेकर के, क्या उनकी राय है कोरोना पे, क्या उनका सहयोग है, क्या उनके काम करने का तरीका है और क्या उनके सजेशन हैं। आइए, खैर मकदम है, स्वागत है आशा बख्शी का। डॉक्टर आशा बख्शी, जिस तरीके से दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी है या बहुत सारा जो है भीड़चाल शुरू हो गई है और जो हॉस्पिटल की हालत है वो बड़ी ख़राब है। एम्बुलेंस दिल्ली के अंदर है लेकिन फिर भी लोग कह रहे हैं हमको एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही है, डेड बॉडी ले जाने के लिए मिल रही, पेशेंट के लाने ले जाने के लिए मिल रही, और वहीं बहुत सारी एम्बुलेंस खाली खड़ी हुई हैं। तो ये जो अचानक से दिल्ली के अंदर जो स्प्रेड हुआ है या जो पैनिक हुआ है, इसके पीछे क्या वजह मानती हैं आप? दो तीन कारण है। एक चीज है कि दिल्ली इज वन ऑफ द मोस्ट डेंसेस्ट सिटीज और यहाँ पे हमारा प्राइवेट हेल्थ सेक्टर डील्स विद 60% ऑफ द पॉपुलेशन, और हमारा प्राइवेट हेल्थ सेक्टर्स एक साल से थक गए हैं क्योंकि उनको कोई गवर्नमेंट एड नहीं मिलता है। तो दे हैव नॉट बीन एबल टू इन्वेस्ट इनटू देयर ओन इंफ्रास्ट्रक्चर्स, जैसे कि और वेंटिलेटर्स खरीदे या और ऑक्सीजन बेड खरीदे। इवन गवर्नमेंट हॉस्पिटल जिसमें जैसे कि एम्स जैसी जगह पे जहाँ पे 3,000-4,000 करोड़ बजट होता है साल में, वो भी कोप नहीं कर पा रहे इस पॉपुलेशन से। मेन चीज है कि पॉपुलेशन ओवरलोड है। सेकेंड चीज है कि एक पैनिक हो गया है कि हमें कोविड है तो हमें हॉस्पिटल में जाके बेड भर्ती करना चाहिए। तो इस कारण हमारा बेड्स की इतनी डेफिशिएंसी हो गई है कि जिसको जरूरत है सच्ची में, जैसे कि ऑक्सीजन कम है, उनको नहीं बेड मिल रहा है क्योंकि अभी जो पेशेंट्स हैं वो इन्फ्लुएंस है या पहुंच है, उनको पहले से बेड मिल रहा है। दूसरी चीज ये भी है कि बाकी दिल्ली के आसपास के लोग भी सोचते हैं कि जब बीमार पड़ जाते हैं तो दिल्ली जाना चाहिए। So Delhi becomes a drainage area. So we are struggling because we have very few beds, we have very few ventilators. हमारा मैन पावर जो डॉक्टर्स और नर्सेस है पिछले एक साल से काम कर करके थक गए हैं, उनके लिए कोई सैलरी रेज नहीं हुआ है, कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं है, और कर्फ्यू में उल्टा उनका जैसे कि उनको आना है घर से तो मेट्रोस नहीं काम कर रहे तो अपने पॉकेट से वो पैसे एक्स्ट्रा दे के आना पड़ता है। कैंटीन्स बंद है तो खाना मंगवाना पड़ता है, तो बहुत लोग थक के वो घर भी चले गए। सो वी हैव वेरी शॉर्ट स्टाफ। इवन इफ हमें 20 और वेंटिलेटर्स मिल जाए ईच हॉस्पिटल में, उसको चलाने के लिए स्पेशलाइज्ड नर्सेस, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स चाहिए जो आज नहीं है, और शायद अगले 5-6 साल में उनको ट्रेन करके निकाल सकते हैं और डॉक्टर्स और नर्सेस इस फील्ड में काम करने के लिए। डॉक्टर बख्शी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कोविड केयर सेंटर बनाए जा रहे हैं, धड़ाधड़ बनाए जा रहे हैं, कहीं ट्रेन के अंदर बना रहे हैं तो कहीं किसी बिल्डिंग के अंदर बना रहे हैं, लेकिन जो हमारे पास स्टाफ है, जो मेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है, वो क्वांटिटी दिन पर दिन घट रही है। कोई रिटायर हो रहे हैं, कोई किसी की डेथ हो गई है या कोई छुट्टी पे चला गया है, कोई कुछ है, तो उनको नहीं बढ़ाया जा रहा है। तो ये कैसे कंट्रोल कर पाएंगे? क्या देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें मेन चीज ये है कि पिछले साल जब गवर्नमेंट ने देखा कि इतने सारे हेल्थ केयर वर्कर्स की अपनी डेथ्स हुए हैं और काफी लोग बीमार पड़ गए हैं, तो उनको सोचना चाहिए कि हेल्थ केयर वर्कर्स को मोटिवेट करना है कि इस फील्ड में वो कंटिन्यू करें। उल्टा उन्होंने क्या किया, ना सैलरी बढ़ाया, ना कुछ ग्रेशिया दिया, जो मर गए उनको एक्स्ट्रा पेमेंट्स नहीं कराया, कंसेशंस नहीं दिया। तो आज हेल्थ केयर वर्कर्स सोच रहे हैं कि हम क्यों इतना झेलें, हम अपने गांव में जाके अपना खेती बाड़ी करें, या डॉक्टर सोच रहे हैं किसी और बिजनेस में चले जाएं। आई थिंक द बेस्ट वे फॉरवर्ड इज टू इम्प्रूव अवेयरनेस दैट वी शुड ट्रीट आवर हेल्थ केयर वर्कर्स वेल, वी शुड पे देम वेल, वी शुड टेक केयर ऑफ देम। उनके लिए टैक्स ब्रेक्स देना चाहिए, कंसेशंस देना चाहिए। जैसे कि यूके में टैक्सीज जैसे उबर है, वो कोई भी डॉक्टर नर्स हो उनको 10% डिस्काउंट वैसे ही दे देते हैं। हमें यहाँ पे कोई डॉक्टर और नर्सेस को एक हम फालतू में बिस्किट के लिए भी कंसेशन नहीं देते हैं, तो वो क्यों काम करेंगे? अपना लाइफ जान डालते हैं उसमें। दे आर आल्सो स्केयर्ड, वो भी दे आल्सो हैव स्मॉल फैमिली, स्मॉल बेबीज, एंड दे हैव टू गो बैक टू देयर पेरेंट्स एट द एंड ऑफ द डे। जब काम करते हैं, शिफ्ट खत्म होता है, वो अपने घर जाते हैं।
कई होटल में जाके एक दिन नहीं रहते हैं क्योंकि उसमें ब्रेक देना पड़ता है, क्योंकि दे कैन पास द इन्फेक्शन टू द फैमिली। दे गो बैक टू दोस फैमिलीज एंड दोस फैमिली सेज आप क्यों इतना काम कर रहे हो अपना रिस्क लेके, तो घर पे बैठ जाए। आई थिंक द गवर्नमेंट हैज टू थिंक फॉरवर्ड हाउ टू इम्प्रूव द मैन पावर मोर देन एनी टेक्नोलॉजी। जिस तरह से देखा गया कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बहुत सारी टेक्नोलॉजी भी होती है, मशीनरी भी होती है, प्राइवेट में नहीं होती, उसके बावजूद लोग प्राइवेट में इलाज कराना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं करते। और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्राइवेट प्रैक्टिस में ज़्यादा हैं, वहाँ नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सब वजह भी क्या हो सकती हैं कि जो कोरोना के पेशेंट हैं वो कहीं उनसे असर हो रहा है उन पर? देखिए ये बहुत ही टफ क्वेश्चन है आंसर करने। मैं भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करती हूँ जब मैं ट्रेनिंग कर रही थी। उसमें एक एटीट्यूड होता है कि हम भगवान हैं। जब प्राइवेट में आते हैं अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। सो एक पेशेंट अगर मुझे फोन भी कर लेता है कि मेरा सैचुरेशन ड्रॉप है, तो मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में मेरी लायबिलिटी हो जाती है कि इस पेशेंट के लिए मैं कुछ ना कुछ करूँ, जरूर करूँ। तो आजकल इंडिया में 60% ऑफ द पॉपुलेशन गेट्स हेल्थ केयर फ्रॉम प्राइवेट सेंटर्स एंड द गवर्नमेंट हैज टू एनकरेज दीज प्राइवेट सेंटर्स। उनको कोई टैक्स ब्रेक्स नहीं मिलता। एक प्राइवेट हॉस्पिटल पिछले 1 साल से बाकी सब काम खत्म करके कोविड का काम ही कर रहा है, लेकिन उनको कोई इंसेंटिव नहीं मिला, कोई टैक्स ब्रेक नहीं मिला, इलेक्ट्रिसिटी बिल घटी नहीं, उनको कमर्शियल रेट्स ही देना पड़ता है। हाउ आर दे सपोज टू पे देयर डॉक्टर्स एंड नर्सेस? डेफिनेटली दे आर बेटर बिकॉज आप जैसे जाते हो वहाँ पे स्टाफ जो है वो एटीट्यूड नहीं दिखाते जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आजकल बोलते हैं कि आप बेड नहीं है आप चले जाओ। बट इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स वी स्टिल हैव टू से आप यहाँ जा सकते हैं, वहाँ जा सकते हैं। आज मैं ईडी में देख रही थी कि पेशेंट्स आके लेट जाते हैं, उनको हम बाहर नहीं फेंक सकते हैं, उनको किसी ना किसी तरह इंतजाम करते हैं, एक सिलेंडर ले आते हैं कहीं ना कहीं से और डालते हैं, दो वी डोंट हैव बेड्स फॉर एडमिशन। एक आखिरी सवाल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में देखा गया जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड लगाए गए हैं उन्हीं से नर्सिंग का भी काम लिया जा रहा है, उनसे अर्दली का भी काम लिया जा रहा है, और ज़रूरत पड़ने पर मरीजों के फैमिली को पीटने का काम भी उन्हीं से लिया जाता है कि अगर किसी पेशेंट के साथ कोई अनहोनी हो गई, वो डॉक्टर से क्वेश्चन रेज करता है अभी क्यों हुआ, लापरवाही क्यों, जब मैं बुला रहा था क्यों नहीं आ पाए। क्योंकि वहाँ पे अक्सर देखा जाता है कि वर्क लोड बहुत ज़्यादा, प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो कई बार किसी पेशेंट पे नहीं केयर कर पाते, तो वो उनके जो सिक्योरिटी गार्ड हैं वो वहाँ पे मारपीट करते हैं, जब प्राइवेट हॉस्पिटल में वो काम नहीं करते। तो क्या आप इसको कहेंगे? जस्ट लास्ट वीक हमने एक सिचुएशन फेस किया जहाँ पे पेशेंट आ गए और पेशेंट्स के अटेंडर बहुत अग्रेसिव हो गए। इनफैक्ट सम ऑफ देम कम टू बीट अस डॉक्टर्स एंड नर्सेस इन द प्राइवेट हॉस्पिटल एंड हमें कोई प्रोटेक्शन नहीं, which is again something which the government should have made sure, because आज ना वो जब पेशेंट की फैमिली को दुख होता है they take it out in different ways. One of the ways is crying, second way is getting angry at the one last person who took care of their families. So this is a very tough question. The government should protect the hospitals, but at the same time we doctors also understand कि ये लोग अपने पेन को एंगर में कन्वर्ट कर रहे हैं, हम समझाने की कोशिश करते हैं, बट आप सोचो एक डॉक्टर ऑक्सीजन देगा या पेशेंट के अटेंडर्स को समझाएगा, वो चॉइस पॉपुलेशन को चूज करना।